MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज आपके लिए खबरों में क्या है खास। और दर्शकों, आज की पहली और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पूरी तरह से यूपी टारगेट पर आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं और इस बार लेडी डॉन शाइस्ता आ गई है और इसी के साथ आईसिस आतंकियों का भी खतरा है। लेकिन कैसी यूपी में तैयारी है आपको बताऊंगा दर्शकों। पहली तस्वीर दिखाइए। एक तरफ आज योगी आदित्यनाथ छठ की तमाम तैयारियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, अलग अलग छठ घाट पर जाकर पूजा कर रहे हैं, उसकी छटा देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आतंकी और अति गैंग योगी के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन सबसे पहले दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आतंकियों का चक्रव्यूह आईसिस के टारगेट पर क्या यूपी है? क्योंकि राम मंदिर में हमले की तैयारी थी और यह खुलासा पूछताछ में हुआ है। ये दो आतंकी, एक दिल्ली से एक भोपाल से गिरफ्तार किया गया आईसिस का, लेकिन इनके टारगेट पर अयोध्या था, अयोध्या का राम मंदिर था। और आपको बताते हैं दर्शकों, ये वो चक्रव्यूह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आतंकियों ने रचा था अयोध्या के राम मंदिर के लिए। और दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर टारगेट पर था, लेकिन राम मंदिर को लेकर पूरी तैयारी है, क्योंकि योगी की नजर हर एक चीज पर है। अब पहला मैंने आपको दिखाया कैसा चक्रव्यूह था, दूसरा आप देखिए, ये बहराइच में अपराधी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अलग अलग गैंग, तरह तरह की गैंग, तरह तरह के बदमाश एक्टिव हो गए। बहराइच में कैसे हंगामा किया पहले आप वो देखिए। ये बहराइच में आपने देखा, लेकिन अति गैंग दावा किया जा रहा है जिस प्रयागराज से आता है वहां पर यह घटना घटी थी। आपने देखा, इसका वीडियो सामने आया है और इसमें आप देख सकते हैं कैसे मारपीट की गई है। यानी छोटे छोटे गैंग जो खत्म हो गए थे अब वो फिर से सामने आने लगे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं दर्शकों, ये जानकारी आप तक पहुंचा दे रहा हूं। ये तस्वीर जो आपने देखी है, इसी को लेकर योगी फोर्स की पूरी तैयारी, और अगर दंगा होगा तो कैसे फोर्स निपटेगी, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। तुम्हारा सम्मेलन विरुद्ध सम्मेलन घोषित कर दिया गया है। भाग जाओ, नहीं भागोगे तुम पर फायर होगा। भाग जाओ, भाग जाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पुलिस प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो। भाइयों, तुम्हारा सम्मेलन विरुद्ध सम्मेलन घोषित कर दिया गया है। भाग जाओ, नहीं भागोगे तुम पर फायर होगा। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। जवान फायर। नियंत्रण में है, व्यक्तियों को लेकर आ रही है। देखा आपने फोर्स की तैयारी क्या, लेकिन दर्शकों पूरा चक्रव्यूह बनाया हुआ है और ये चक्रव्यूह योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए बनाया है। लेकिन ये चक्रव्यूह कैसा है आपको दिखाता हूं। इस चक्रव्यूह में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ है और उनके खिलाफ खड़े हुए हैं आतंकी, देख रहे हैं आप। इसके बाद है अति गैंग, जिसको दावा है कि लेडी डॉन शाइस्ता संभालने लगी है, और दंगा ब्रिगेड एक तरफ है जो पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश रच रही है और अपराधी अपराध कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी कर ली है
और वो तैयारी ऐसी है कि आतंकी हो, अति गैंग हो, दंगा ब्रिगेड हो या अपराधी, वो थर थर कांपने लगे हैं। दिखाते हैं आपको। बाबा के यूपी पर बुरी नजर डालने वाले कितने ही माफिया मिट्टी में मिल गए तो आईसिस ने कमान संभाल ली। आतंकियों को लगा अयोध्या को टारगेट पर लेंगे, लेकिन गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वालों का अंजाम क्या होता है, ये योगी ने आईसिस के खलीफा को बता दिया है। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। लेकिन यूपी में खतरे की घंटी बजाने वाला आईसिस अकेला नहीं। खबरें हैं कि अतीक की लेडी डॉन लौट आई है। प्रयाग में अतीक गैंग के खौफ को कायम करने का काम शुरू किया गया है। अब अतीक गैंग और आईसिस के आकाओं को कौन बताए, ये योगी का यूपी है। यहां दंगा ब्रिगेड हो या आतंकी, जहन्नुम का टिकट कटने में वक्त नहीं लगता। यकीन ना हो तो योगी फोर्स का ये ट्रेलर देख लो। लेकिन दर्शकों, आपने देखा कैसे चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आतंकी कैसे राम मंदिर को लेकर साजिश कर रहे थे। आतंकियों के टारगेट पर राम मंदिर आ गया था। देख रहे हैं आप, यूपी में आईसिस और आतंकी दोनों बड़ी साजिश कर रहे थे। भोपाल से पकड़े गए आतंकी ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा खुलासा किया है। 48 घंटे की पूछताछ में आईसिस आतंकी अदनान ने कबूला है। आईसिस आतंकियों के टारगेट पर उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहर थे। दर्शकों, अदनान एक तरफ ज्ञानवापी का बदला लेना चाहता था और दूसरी तरफ आईसिस की प्लानिंग अयोध्या में बड़े धमाके की थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि राम मंदिर आतंकियों के टारगेट पर था और सीरिया में बैठे खलीफा ने अदनान को मंदिर के वीडियोस भेजे थे। 21 नवंबर को आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाले हैं और खुफिया एजेंसी आईसिस आतंकियों से अब पूछताछ कर रही हैं। एजेंसियां आतंकियों का मकसद और टारगेट पता करने में जुट गई हैं। क्या आईसिस की प्लानिंग मोदी के दौरे से पहले हमले की थी? इतना ही नहीं, अदनान यूपी में कितनी बार आया, कहां कहां गया, ये पुलिस पूछताछ कर रही है। कई ऐसे सवाल हैं, जवाब एटीएस की टीम तलाशने में जुटी हुई है दर्शकों। और दावा यह कि आईसिस आतंकी योगी के फायर ब्रांड तेवर से नाराज था। यूपी में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने से आतंकी नाराज थे, जिसके चलते आईसिस खलीफा ने अदनान को उत्तर प्रदेश में हमले का टारगेट दे दिया था। आप समझिए, इससे पहले इसी अदनान ने ज्ञानवापी विवाद में जज को धमकी दी थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही अदनान है। लेकिन पता है दर्शकों आपको क्यों आखिर उत्तर प्रदेश के शहर टारगेट पर आ गए हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मुगल आक्रांताओं को सीधे टारगेट पर लिया है। सुनिए जरा। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे यहां से। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितना ही चक्रव्यूह बने, वो पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। खुद उन्होंने हाल ही में अयोध्या का दौरा किया था और वहां पर कैसे कमांडोज की तैनाती आप देख सकते हैं। यानी अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी तैयारी कमांडोज की है। कमांडोज पूरी तरह वहां पर तैनात है। लेकिन दर्शकों, एक्सपर्ट
एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर? क्या वाकई आईसिस यूपी को फिर से टारगेट पर ले सकता है? कैसी आईसिस की तैयारी है, एक्सपर्ट से समझिए। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के ऊपर चरमपंथियों की कुदृष्टि है। योगी जी के ऊपर भी उनके ऊपर आक्रमण करने की कुत्सित कोशिश की जा सकती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसी तरह की सूचनाएं दे रहे हैं, इसलिए दोनों की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी हाल ही में दिल्ली स्पेशल सेल ने 2 चरमपंथी गिरफ्तार किए जो कि आईएसआईएस से संबंधित हैं। जो भी चरमपंथी इस दिशा में जिन्होंने दुस्साहस किया उनको पहले भी मटियामेट किया गया है और पुनः ऐसी कार्य योजना होनी चाहिए कि वह मटियामेट कर ही दिए जाएं। ये तो आपने पहला चक्रव्यूह देखा जिसे योगी आदित्यनाथ के कमांडोज भेद रहे हैं। अब आपको दूसरा दिखा रहा हूं। लेडी डॉन यानी अतीक की पत्नी शाइस्ता और अतीक की बेगम शाइस्ता गैंग को संभाल रही है। उसका सबूत यह है, प्रयागराज में अतीक के गुर्गे हैं दर्शक, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया और खबर है कि शाइस्ता गैंग को ऑपरेट कर रही है, उसे वापस खड़ा करने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको पूरी घटना बताता हूं। ये 21 तारीख की घटना है। दावा ये कि अतीक के गुर्गे आतंक फैला रहे थे और इसी गहमा गहमी में एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। यानी रोडवेज कर्मचारी की हत्या कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा है योगी आदित्यनाथ के यूपी में ज्यादा दिन तक गैंग और बदमाश खड़े नहीं रह सकते। देख रहे हैं आप, अतीक गैंग के गुर्गे का एनकाउंटर हो गया। लेके निकलिए तुरंत, चलिए चलिए चलिए, लेके निकलिए, इलाज बंद करिए, ले चलिए ले चलिए 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 ले चले। देखा आप, यानी जो यूपी में बदमाशी करेगा उसको योगी फोर्स ठिकाने लगा देगी। लेकिन दर्शकों, अतीक अहमद का खौफ तो खत्म हो गया है, लेकिन क्या शाइस्ता पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही है? आइए जरा आपको बताते हैं। प्रयागराज में अतीक गैंग फिर सर उठाने लगा है दर्शकों। दावा यह कि फरार शाइस्ता गैंग को ऑपरेट कर रही है और शाइस्ता के इशारे पर ही आपराधिक वारदातें हो रही हैं। 21 अक्टूबर को रोडवेज कर्मचारी की हत्या में इसी गैंग का नाम सामने आया है। अतीक गैंग के गुर्गों ने पहले पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर हमला कर दिया। विवाद के बाद गुर्गों ने दौड़ाकर दलित कर्मचारियों की हत्या कर दी और विवाद और हत्या दोनों घटनाओं में अतीक के गुर्गे शामिल बताए जा रहे हैं दर्शक। हालांकि पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को पकड़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता गैंग को फिर से एक्टिव कर रही है। इतना ही नहीं, शाइस्ता कहां छिपी हुई है ये पुलिस को पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि खबर है कि शाइस्ता की मदद कोई कर रहा है। शाइस्ता की आखिरी लोकेशन 2024 में उड़ीसा में मिली थी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता की लोकेशन सिर्फ गुड्डू बमबाज को पता है, लेकिन उमेश पाल शूटआउट के बाद गुड्डू बमबाज भी फरार है। अब सवाल यह उठता है, क्या गैंग चलाने के लिए शाइस्ता लौट आई, कहीं छिपी हुई है? क्योंकि अचानक अतीक गैंग का एक्टिव होना बड़ी साजिश के संकेत देता है और इसलिए हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस सावधान है। लेकिन क्या वाकई शाइस्ता ऑपरेट कर रही है, गैंग को फिर से खड़ा कर रही है? सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जनपद प्रयागराज, थाना धूमनगंज, वहां पर रविंद्र कुमार बस ड्राइवर की बहुत क्रूर तरीके से 7 आतताइयों ने ईंटा मार मारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। धूमनगंज थाने में हत्या का अपराध पंजीकृत हो गया है और तलाश जारी है। इन सभी आरोपियों हसनैन, अली आदि के विरुद्ध कार्रवाई तो चल ही रही है, छापे चल ही रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 रुपए प्रति आरोपी पुरस्कार की घोषणा भी की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि इसकी पृष्ठभूमि पुरानी रंजिश भी है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ अतीक गैंग नहीं, जगह जगह पर बड़े बड़े बदमाश सोच रहे हैं कि वो खौफ फैलाएंगे। और बहराइच में अली का हाल आप देखिए, कैसे ये हमला कर रहा है, कार को तोड़ रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। ये बदमाश अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं। अरे
मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही कुछ दंगाई हैं जो ऐसे एक्टिव होते हैं, लेकिन इन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने आज ड्रिल किया। देखिए योगी फोर्स पूरी तरह से मैदान में आ गई है। कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अगर दंगा किया तो पुलिस कैसे आपको ठिकाने लगाएगी, देख रहे हैं आप। पूरी तैयारी है योगी फोर्स की, दिखाइए फुल फ्रेम। पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। उसकी जानकारी लेने के लिए अब जो दंगा करते हैं उनकी डेंटिंग पेंटिंग की भी पूरी तैयारी है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम कैसे पुलिस ने ड्रिल किया। दर्शकों, संभल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद है। और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था शारिक साठा। लेकिन आज यूपी पुलिस ने बता दिया कि अगर कोई भी शहर हो दंगा फैलाओगे तो फिर एक्शन बड़ा लिया जाएगा। आज कैसे शारिक साठा पर एक्शन लिया है, आप खुद सुनिए। साधारण को सूचित किया जाता है कि शारिक साठा 24/11/2024 को संभल में हुई हिंसा के मोहम्मद कैफ, नईम और बिलाल आदि की हत्याओं के संबंध में अन्य साथियों के साथ प्रकाश में आया। ये अभियुक्त लगातार दबिश और तलाश के बावजूद फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। अभी तक गिरफ्तार हाजिर नहीं हुआ है, इसलिए इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 84 BNSS की कार्रवाई जारी की गई है, जिसे आज गवाहों के समक्ष उसके निवास स्थान पर चस्पा किया गया है। इसलिए अभियुक्त अगर 30 दिन के अंदर अदालत हाजिर या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो इसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और दर्शकों, आज आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, सीधे उत्तर प्रदेश से दिल्ली लेकर जा रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में आज यूपीएससी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी है। और बताया जा रहा है दिल्ली की ये कातिल हसीना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। ये है वो यूपीएससी एस्पिरेंट, इसका नाम है रामकेश और ये है इसकी गर्लफ्रेंड। इसी ने हत्या की साजिश रची दर्शकों, लेकिन इतनी सफाई से रची कि किसी को समझ नहीं आया कि रामकेश की हत्या की गई है या फिर उसके साथ हादसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है दर्शकों अमृता। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, इसे देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फुल फ्रेम दिखाइए, ये तरह तरह की रील बनाती है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, सिर्फ एक नहीं, हमने इसकी प्रोफाइल पे कई वीडियोस देखे और लग ही नहीं रहा था कि पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद इसे कोई पछतावा है। ये बराबर रील बनाती है। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, ये वीडियोस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये रील बना रही थी और दूसरी तरफ मर्डर की साजिश रच रही थी, लेकिन किसी को देखकर समझ नहीं आएगा। आप खुद सुनिए। देखा दर्शकों आप, यानी पूरी तरह से ऐसा आपको लगेगा कि ऐसा इसके दिमाग में कुछ है ही नहीं कि हत्या कर सकती है। लेकिन आप देखिए, रामकेश को इसी घर में जलाकर मार दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पे। और जलाने के बाद पूरे घर की हालत क्या है, जहां यूपीएससी की तैयारी होती है वहां छोटे छोटे घर होते हैं, पूरा कमरा जलकर राख हो गया है। लेकिन दर्शकों, ज्यादा दिन तक इस हसीना का खेल नहीं चल पाया। इसके दो और साथी थे, कैसे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया और कैसे ये पकड़े गए, पूरी कहानी आपको बताएं।
में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र के मर्डर ने सनसनी मचा दी। छात्र जहां रहता था वहां देर रात आग लग जाती है, घर जलकर खाक हो जाता है, छात्र का शव बरामद किया जाता है। पहली नजर में पुलिस को लगा हादसे में छात्र की जान चली गई, लेकिन जब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो पता चला कि ये दिल दोस्ती और मर्डर का मामला है, जहां एक हसीना ने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया। दिखाएंगे फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट ने ऐसी कौन सी साजिश रची कि पुलिस भी पहली नजर में कच्चा खा गई। ये हादसा है या हत्याकांड? दो लड़के आए थे, चेहरा ढक रखा था और कैप टोपी लगाई थी, कैप वाली। मैंने बोला रात को टोपी क्यों लगा दी, धूप में तो लगती है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या गड़बड़ जरूर है। सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों कि कैसे ये साजिश रची गई। पढ़े लिखे लोग भी आजकल ऐसा कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता, लेकिन कैसे साजिश रची आपको सबसे पहले दिखाता हूं। यही वो कमरा है दर्शकों, इसी तरह का। 6 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को एक फोन कॉल आता है। गांधी विहार के घर में आग लगने की पुलिस को सूचना दी गई। आग बुझाने के बाद पुलिस को घर से एक शव बरामद हुआ जो रामकेश का है दर्शकों। शव की पहचान रामकेश मीणा के रूप में होती है। रामकेश मीणा यहां पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और घर में आग लगने से सब कुछ जल गया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि एसी में ब्लास्ट हुआ है। पुलिस को लगा सोते वक्त एसी में ब्लास्ट हुआ और अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से रामकेश की मौत हो गई। शव की फॉरेंसिक जांच के बाद पुलिस को हत्या का शक होता है। शरीर की कुछ हड्डियां पूरी तरह से गल गई थी दर्शकों। आग लगने की घटनाओं में ऐसा होता नहीं है और पुलिस ने 6 अक्टूबर के इलाके के सारे मोबाइल फोन्स की जांच की। एक मोबाइल नंबर जो 6 अक्टूबर को एक्टिव था, हादसे के बाद से लगातार बंद आ रहा था। जांच में पता चला कि वो नंबर अमृत चौहान के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस ने रामकेश के घर वालों से पूछताछ शुरू की। अमृता चौहान रामकेश के साथ लिव इन में रहती थी और हत्या के आरोप में पुलिस ने मुरादाबाद से अमृता को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में शामिल 2 अन्य आरोपियों को धर दबोचा गया दर्शकों। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया है वो आपको बताऊं, उससे पहले जहां पर यह मर्डर किया गया है वहां से हमारे सहयोगी जतिन शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस घर के अंदर की सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये घर पूरे तरीके से जला क्योंकि ब्लास्ट इस घर में हुआ, बाकायदा सिलेंडर ब्लास्ट यहाँ पर किया गया। अगर मेरे विजय सीपी सिंह अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप इस किचन की तस्वीर देखिए। ये किचन में कप आप सामने नजर आएंगे, लेकिन जो यहाँ पर सिलेंडर था उस सिलेंडर में ब्लास्ट किया गया। ना सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट किया गया, लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल कर सामने आई कि अमृता ने अंदर, अगर मेरे विजय सीपी सिंह जाएंगे तो आपको बेड नजर आएगा। इस जगह पर आप देखिए लोहे के जो पूरे रैक है, गद्दे हैं, पूरे तरीके से जल चुके हैं। और आप देखेंगे जो एसी लगा हुआ है वो भी पूरे तरीके से डैमेज है। पूरा घर इस समय जली हुई कंडीशन में है। पुलिस को शुरुआत में जानकारी मिली कि एक घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जब पुलिस यहां पर पहुंची पहले आग पर काबू पाया गया। अंदर से एक बॉडी मिली। शुरुआत में एक्सीडेंट का मामला लगा, लेकिन परिवार वालों से जब जानकारी जुटाई गई, जो कि मृतक था यूपीएससी का स्टूडेंट, उसके फैमिली को संपर्क किया गया। फैमिली ने बताया कि दरअसल यूपीएससी का जो स्टूडेंट है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि अमृता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। जब पुलिस ने अमृता को ट्रेस करने की कोशिश की तब पता लगा कि अमृता का फोन बंद है। तब जाकर परिवार को भी अमृता पर शक हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड पर शक हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि वहां पर एक चश्मदीद मौजूद था जिन्होंने कातिलों को अंदर आते हुए भी देखा था। सुनिए उसने उस दिन क्या देखा। 2 लड़के आए थे, चेहरा ढक रखा था और कैप टोपी लगाई थी, कैप वाली। मैंने बोला रात को टोपी क्यों लगा दी, धूप में तो लगती है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या गड़बड़ जरूर है। और रैकी कर रहे थे। वो तो बाद में मालूम पड़ा जब ये काम हो गया। रे तेरे के मैं क्या हाथ से निकल के यहाँ से आए, दोनों यहाँ के खड़े हो गए। तो मैंने बोला यार कहीं मेरे को तो नहीं देख रहे, डर जगह है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। तो उसमें से एक लड़के ने एक को बोला यहाँ तू खड़ा हो जाए, ये पेड़ है ना इसके पीछे इसके ओट ले ले। तो खुद आके ऐसे सीधा चला गया। यानी साजिश पहले से रची जा रही थी। लेकिन दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि जो प्रेमिका थी वो एकाएक कातिल कैसे बन गए। आइए मैं आपको उस कमरे में लेकर चलता हूं। यही है वो कमरा जहां पर वारदात को अंजाम दिया।
यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश की हत्या क्यों की गई, ये सवाल सबके सामने है। पुलिस की पूछताछ में अमृता चौहान ने जानकारी दी। रामकेश ने अमृता के कुछ अश्लील वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए थे। अमृता उस पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बना रही थी। जब रामकेश मीणा ने वीडियो डिलीट करने से मना कर दिया, नाराज अमृता ने यह बात अपने पूर्व प्रेमी को बताई। देखिए आप, जिसके बाद अमृता और उसका एक पूर्व प्रेमी जिसका नाम सुमित बताया जा रहा है, वो साजिश रचते हैं। 6 अक्टूबर को अमृता और सुमित घर में दाखिल होते हैं। रामकेश की गला घूंटकर पहले हत्या की जाती है दर्शकों, और उसके बाद शव पर घी, तेल और शराब को डाला जाता है। आप सोचिए कितना विभत्स हत्याकांड है। शव के पास एक गैस सिलेंडर का पाइप रखकर सिलेंडर ऑन कर दिया जाता है। अमृता ने गेट की जाली में छेद कर दिया। बाहर आकर जाली में हाथ डालकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, और घर के बाहर निकलने के कुछ देर बाद वहां जोरदार ब्लास्ट हो गया। अमृता एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट पढ़ाई कर रही थी, और क्राइम सीरीज देखकर उसने मर्डर की पूरी प्लानिंग की ताकि हत्या पूरी तरह से हादसा लगे और किसी को शक ना हो। लेकिन सीसीटीवी जांच ने पूरा पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने अमृता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और आपको जानकारी दे दें कि पुलिस पूरे हत्याकांड में कई खुलासे कर रही है। आप खुद सुनिए डीसीपी क्या कह रहे हैं। जब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया, क्राइम सीन का एग्जामिनेशन किया गया और जो सारे हालात वहाँ पे थे उसको जब देखा गया, तो इनिशियली जब तफ्तीश स्टार्ट हुई तो एक्सीडेंट के केस में ही रजिस्टर किया गया था इसको। और बाद में जब हमने फैमिली, फ्रेंड्स और सबसे पूछताछ की और बैकग्राउंड चेक किया, तो हमें फैमिली ने भी एक शक जाहिर किया कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उसको डाउट है। तो फिर हमने वापस नए एंगल से इसको देखना स्टार्ट किया, और सीसीटीवी फुटेजेस जब हमने देखी तो सामने आया कि वारदात के कुछ टाइम पहले सस्पिशियस मूवमेंट है। मफल्ड फेस में लोग अंदर जा रहे हैं, 2 लोग, फिर बाद में 3 लोग बाहर आते हैं, जिसमें एक वो महिला भी थी, और कुछ ही टाइम में 10-12 मिनट बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो हमें लगा कि ये डाउटफुल मैटर है। और तो वो खुद भी फॉरेंसिक की छात्रा थी और वो क्राइम सीरीज़ वगैरह भी काफ़ी देखती थी, तो उसको एक आइडिया था कि मैं किस तरीके से करूं कि ये एक एक्सीडेंट लगे, मर्डर ना लगे। और उसमें उसने अपने एक पुराने साथी सुमित कश्यप की सहायता ली, जो एलपीजी सिलेंडर का ही जिसका काम है, और उसको आइडिया था कि सिलेंडर में कितनी गैस कितने टाइम में निकलती है और कब वो बम फट सकता है। तो इसलिए उन्होंने पहले तो उसकी स्ट्रैंगुलेशन करके उसको मार दिया, फिर पूरे जगह, पूरे कमरे में, बॉडी के ऊपर भी उन्होंने घी, तेल वगैरह, वाइन जो थी सारा डाल के आग लगा दी, और सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया। फिर जब सिलेंडर का गैस निकलती गई, थोड़े टाइम बाद वो लोग निकल गए वहाँ से, उसकी हार्ड डिस्क, लैपटॉप वगैरह सब कुछ लेके, फिर पीछे ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। देखा दर्शकों आपने कैसे एक अच्छी खासी पढ़ाई कर रही लड़की ने मर्डर कर दिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको आज एक बड़ी खबर बताएं। बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए पूरी तरह से तैयार है, और आज बलूचिस्तान ने रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख, माधुरी, अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। लेकिन आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी कैसे जल रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे जहां पर पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, बलूच लिबरेशन आर्मी जहां मुनीर की फौज को खदेड़ रही है। एक एक करके यहां पर एक्शन लिया जा रहा है, और इसका सीधा मतलब यह है कि बलोच लड़ाके अपनी आजादी के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मैं आपको बताता हूं, बलोच नेता मीर यार बलोच ने ऐलान कर दिया है कि हम आजाद मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे रजनीकांत, शाहरुख, माधुरी, सलमान, अमिताभ बच्चन। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए। दावा किया गया है पोस्ट में कि चाहे सलमान खान हो, क्योंकि उन्होंने अभी बलोचिस्तान को अलग बताया था, इसको लेकर उनका बयान चर्चा का विषय रहा था। यूएई में बयान दिया था, सलमान भी उस दौरान वहां थे, और अमिताभ बच्चन को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगली तस्वीर दिखाइए। रजनीकांत जो सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, बलोचिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इन सब लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं, वो चाहे रजनीकांत हो या माधुरी दीक्षित, और इसलिए उन्हें हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लेकिन दर्शकों, सलमान खान का जिक्र जो मैं कर रहा था वो यही कार्यक्रम है
जहां सलमान ने पाक से अलग बताया था बलूचिस्तान को और नाम लिया था। सुनिए जरा सलमान ने क्या कहा। Working here, how many people from our countries have come here? There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. How many people from our countries have come here? There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. How many people from our countries have come here? सुना आपने दर्शक, पाकिस्तान बलूचिस्तान सलमान कहते हैं, लेकिन अब पूरी तैयारी है दर्शक कि बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित करे और इसके लिए बलूचिस्तान ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को। यही है, सलमान खान ने सऊदी अरब में बलूचिस्तान पर बयान दिया था दर्शक। एक कार्यक्रम में बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक लेटर सामने आया है दर्शक। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने सलमान को आतंकियों की सूची में डाल दिया। इस बीच मीर यार बलोच ने एक पोस्ट कर पाकिस्तान की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बलूचिस्तान भारत बलूच दोस्ती के सम्मान में भारतीय अभिनेताओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला लेता है दर्शक, जिसमें नाम है सलमान खान का, रजनीकांत का, अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित का भी नाम इसमें शामिल है। मीर यार बलोच ने कहा, सलमान ने सऊदी में साहसिक भाषण दिया, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया, इसलिए हम सम्मान दे रहे हैं। रजनीकांत को दुनिया भर में लाखों लोग प्यार करते हैं, उसी तरह बलूचिस्तान के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। माधुरी दीक्षित को भी ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान दिया गया है दर्शकों। उन्हें बलूच महिलाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई और अमिताभ बच्चन का कला और सिनेमा की दुनिया में बड़ा योगदान है। वो कहते हैं इसलिए बलूचिस्तान ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शाहरुख खान को सिनेमाई प्रतिभा पूरी दुनिया जानती है और बलोच नेता का ये कदम पाक सरकार का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन उनके पोस्ट ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान के लोग भारत से कितना प्यार करते हैं और बार बार वो भारत की तरफ आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन इसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तानी इसको देखकर आक्रोशित हो जाएंगे? सुनिए सर। बलूचिस्तान के मीर यार ने सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया कि उन्होंने सऊदी अरेबिया में बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग एक देश के रूप में लिया। ऐसे ही उन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, चूंकि उन्होंने बार्ड ऑफ ब्लड पिक्चर बनाई जो बलूचिस्तान की कहानियों के ऊपर निर्भर है। और ऐसे ही बलूचिस्तान ने अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, रजनीकांत, इन सबको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसलिए कि हिंदुस्तान शांति के मूल्यों में विश्वास रखता है। पाकिस्तान ने सलमान खान के खिलाफ एफआईआर कर दी, उनका नाम टेरर लिस्ट में डाल दिया, तो क्या अब बचे हुए जो ये लोग हैं इनका भी नाम वो टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे और इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे? कैसा देश है ये? शर्म आनी चाहिए। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर बता रहा हूं और ये खबर आपको देखनी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग ने आपके लिए, आपके राज्यों के लिए आज बड़ा फैसला लिया है। जो फर्जी वोटिंग हो रही है अलग अलग राज्य में अब नहीं होगी और इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान कर दिया है। क्या आपके राज्य का नाम भी उसमें है? आगे बताऊंगा आपको, लेकिन पहले देखते हैं। स्टार प्रचारक बीजेपी के कई सारे, जिसमें है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने भी आज छठ पूजा में शामिल होकर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और जल्द ही वो भी बिहार में चुनावी दौरे पर जाने वाले हैं और हमें आशीर्वाद मिले। आइए सुने। चिराग पासवान ने भी आज छठ में हिस्सा लिया है और छठ पूजा में विधि विधान से पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। छठ के बाद वो भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन दर्शकों, आज चुनाव आयोग ने छठ पर, देख रहे हैं आप, ये संदेश दिया है विशेष तौर पर बिहार में, क्योंकि वहां चुनाव चल रहे हैं। कहा गया है कि आप अपना मत जरूर इस्तेमाल करें, यानी वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की। अब मैं आपको दिखाता हूं चुनाव आयोग कह रहा है कि आप अपना वोट कास्ट करें। क्यों कह रहा है? क्योंकि आपके शहर में फर्जी वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और बिहार में से उन्हें हटाने का काम किया जाए।
कई सारे वोटर्स हैं जिनके नाम काट दिए गए, लेकिन अब पूरे देश में जो घुसपैठिए हैं उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। अब आज इलेक्शन कमीशन ने इसी का ऐलान कर दिया है। SIR ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी और इसे लेकर चुनाव आयोग ने बता दिया है कि जितने भी घुसपैठिए छिपे हुए हैं उन्हें भगाया जाएगा और वो वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो भारत में घुसपैठ करके आए हैं। कहां पर SIR को लागू करने की तैयारी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, क्या आपका राज्य इसमें है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, यहां भी SIR होगा। इसके बाद गोवा के बाद छत्तीसगढ़ में भी SIR किया जाएगा। राजस्थान में भी SIR की प्रक्रिया होगी दर्शकों। गुजरात में भी SIR की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और मध्य प्रदेश में भी SIR होगा। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां पर भी SIR होगा और लक्षद्वीप में भी SIR किया जाएगा। अंडमान निकोबार में भी SIR की पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, घुसपैठियों को भगाने के लिए चुनाव आयोग ने ऐलान क्या किया, विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष की तमाम कोशिशें बेकार गई। विपक्षी दलों के तमाम पैंतरे धरे के धरे रह गए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों के फर्जीवाड़े पर सख्त लगाम का ऐलान कर दिया है। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। चुनाव आयोग के इस फैसले से साफ है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं, ये जानते हुए भी कि चुनाव के ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों ने रोना धोना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार चुनाव से पहले SIR पर बवाल काटा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। कोई भी SIR कीजिए, FIR कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। तो सवाल ये कि क्या बिहार में एक बार फिर SIR मुद्दा बनेगा? क्या एक बार फिर बिहार चुनाव में NDA से पिछड़ रहा इंडिया अलायंस अपने खिलाफ साजिश बताएगा? अब दर्शकों, बड़ी बात यही है कि पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी कैसी है, कैसे SIR आपके राज्य में होगा, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। देश में SIR की तैयारी शुरू हो गई है दर्शकों। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे चरण के लिए SIR का ऐलान कर दिया है। अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया होगी। दूसरे चरण का SIR कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे पहले वोटर लिस्ट फ्रीज करने का ऐलान कर दिया गया है। CC ज्ञानेश कुमार ने आज SIR का ऐलान किया है। SIR वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर हैं। इस काम में 5.33 लाख BLO लगाए जाएंगे, जैसे आप यहां देख रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा BLA भी इस काम में लगेंगे। पहले फेज में बिहार में SIR किया गया है दर्शकों। दूसरे फेज में कई राज्य ऐसे हैं जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। SIR क्या होता है ये जान लीजिए। SIR मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, नए नाम जोड़े जाते हैं और जो मृतक हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। जो लोग राज्य से शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम भी हटा दिए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम और पते में सुधार किया जाता है। दूसरी गलतियां भी ठीक की जाती हैं। आपका फोटो भी अपडेट किया जाता है, क्योंकि यह काम घर घर जाकर होता है ताकि कोई छूटे ना। इलेक्शन कमीशन इतने सारे काम एक साथ करता है, इसलिए इसे SIR कहते हैं। अब आज इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है, कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, आप खुद सुनिए। बिहार में SIR के सफल संचालन के बाद अब चयनित राज्यों में SIR का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का SIR का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए
अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। अब दर्शकों, इधर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया, उधर सवाल पहले ही उठने लगे। कैसे विरोध किया जा रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं, जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं हैं, विपक्ष संतुष्ट नहीं है। एसआईआर आज़ादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध हैं, विदेशी हैं, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। एसआईआर बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी एसआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। कांग्रेस और श्री राहुल गांधी और चाहे बिहार के अंदर ये महागठबंधन जो नौटंकी कर रहे थे, इनकी नौटंकी करने की हवा निकल गई है। जनता समझ गई है कि यह जो एसआईआर का काम हुआ है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। और बिहार में एसआईआर के माध्यम से कई खामियां पकड़ी गई थी, जिसका प्रमाण भी दिया गया था। एसआईआर से किसी को कोई दिक्कत बिहार में नहीं हुई तो देश में भी नहीं होगी। पूरे देश में एसआईआर लागू होना चाहिए। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि छठ महापर्व के बाद एनडीए के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के नेता तो जाएंगे। इधर पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने की, लेकिन कल से वो प्रचार की कमान संभालेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी परसों से जाएंगे, यानी धीरे धीरे लेट हो रहा है। महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ और प्रचार से लगभग कांग्रेस नजारा दे। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को जननायक बताया है। इसे लेकर भी बिहार में बहस हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जननायक चोरी करने का भी आरोप लगाया है। आगे तस्वीर दिखाइए। महागठबंधन में अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है और एक साथ चुनाव प्रचार कब करेंगे इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि अब पहला चरण जो है 6 तारीख को होने वाला है और महागठबंधन अब चुनाव प्रचार के लिए जाग रहा है। महागठबंधन को सच का सामना हो गया है दर्शकों। पहले चरण के चुनाव प्रचार में केवल 8 दिन बचे हैं, सोचिए आप। अब महागठबंधन साझा घोषणा पत्र लेकर आ रहा है। 8 दिन पहले महागठबंधन के दल कल साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे। पटना में कल शाम महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इंडी के घोषणा पत्र में क्या होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। ऐसे वादे कर रहे हैं जैसे पहले कभी हुए ही नहीं है। लेकिन खबर है कल राहुल गांधी घोषणा पत्र में शामिल नहीं होंगे और महागठबंधन की पीसी राहुल के बगैर होगी, जिससे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि खबर है राहुल गांधी तेजस्वी के रवैये से नाराज हैं, वो सीएम बने हैं, इधर डिप्टी सीएम वीआईपी के मुकेश सहनी बने हैं। इसलिए कल की पीसी के बजाय वो सीधे प्रचार में आएंगे और राहुल गांधी 29 अक्टूबर से बिहार में अपना प्रचार शुरू करने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने उन्हें जननायक बताकर सियासत को गरमा दिया है। तेजस्वी भी एनडीए पर हमले तेज कर सियासी माहौल बनाने में लगे हुए हैं। खबर तो यह है दर्शकों कि महागठबंधन भी कल से पूरी जोर शोर के साथ चुनाव में जुटेगा। सुनिए जरा। तो बिहार के लोग बेसब्र हैं ये भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए, और आप सब लोगों को पता है कि अगर लंबे समय तक पानी अगर स्थिर रहे एक जगह तो वो सड़ जाता है, और एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक खेतों में अगर आप रोपिएगा तो खेत भी बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। तो बिहार की जनता बदलाव करेगी।
जननायक शब्द का अपमान है अगर उसको जननायक बताते हैं तो, या फिर दूसरे रूप में हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा करते थे, उनको भी अगर कोई जननायक की बात करता है तो जननायक पद की और नाम की एक तरह से बदनामी है। जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को ही माना जाता है। राहुल गांधी जी ने खुद को जननायक घोषित कर दिए। उनकी साइकोफंट, उनकी बचस्करों ने अति चाटुकारिता दिखाई। ये नौसिखिए अपने निहित स्वार्थ के लिए हड़पना चाहेंगे। बिहार के लोग थोड़ी ना बुड़बक है, बिहार के लोग परिपक्व है। इन बुड़बकों को सही उत्तर देंगे। महागठबंधन को आप कामयाब करें। तेजस्वी जी को जो हमने चेहरा बनाया है, सोच समझ के बनाया है। ये नौजवान है, अभी जो नौजवान होता है ना, तो जनता को लगता भाई ये इनको आगे चुनाव में कामयाब होना होगा तो जम क्या काम करेगा ये। अगर मैंने काम नहीं किया, फेल हो गया, तो मुझे लोग घर भेज देंगे। वो व्यक्ति जम के काम कर सकता है। अब दर्शकों, मैं खबरों में आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आज एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपको देखनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है भारत कैसे बढ़ रहा है। शुभांशु अंतरिक्ष में गए और उन्होंने भारत को अंतरिक्ष में कैसे जाना है उसकी पूरी तैयारी की। हर बच्चे ने इस तस्वीर को देखा दर्शकों। लेकिन आज देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह विकास हो रहा है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं ताकि आपको हवाई सफर कराया जा सके। लेकिन दर्शकों, आज एक ऐसी तस्वीर आई यूपी से जो कई सवाल खड़े करती है। आप गाड़ियां दौड़ाइए, आप हवाई सफर करिए, लेकिन एक गर्भवती महिला अस्पताल नहीं जा पा रही है, उसके पास एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, वो बैलगाड़ी में जा रही है। और हमीरपुर उत्तर प्रदेश से यह खबर सामने आई है जिसने सिस्टम बैलगाड़ी पर है ये बता दिया है। वो जैसे तैसे अस्पताल पहुंची दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे यूपी कांग्रेस ने इस पर अब सियासत शुरू कर दी है और बताया कि हमीरपुर में गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिली तो बैलगाड़ी से ले जाया गया। इस पर सियासत हो रही। अगली तस्वीर दिखाइए। अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए और सीधे यूपी सरकार पर निशाना साधा और इसे कुशासन बताया। लेकिन आज दर्शकों, सवाल तो हैं। आप और हम घर पर बैठे हों, आपके घर में लाइट जल रही होगी, सामने से एक सड़क जा रही होगी, लेकिन आज ये तस्वीर हैरान कर देगी दर्शकों। ये तस्वीरें आपको अंदर से झकझोर कर रख देंगी। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आजादी के 78 साल बाद हम कहां तक पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उस उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की है जहां 8 साल से योगी आदित्यनाथ का शासन है, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने यूपी के विकास के लिए दिन रात एक कर रखा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, भारत ने अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, अंतरिक्ष तक का सफर किया है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में पहुंचे, उड़ान भी भरी। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की कामयाबी पूरे देश ने देखी, खूब जश्न मनाया। हम सब ने बड़े बड़े सपने देखे दर्शकों, लेकिन जितने बड़े सपने आपने देखे, मैंने देखे, उससे ज्यादा बड़े सपने दिखाए गए। लेकिन ये तस्वीर शुभांशु के ही उत्तर प्रदेश की है, जिसने 21वीं सदी में हमारी असलियत को सामने ला दिया है। हमीरपुर के मौदाहा प्रखंड में एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी में लेकर अस्पताल जाना पड़ा। आप सोचिए, ये बस एक गर्भवती महिला, रेशमा जिसका नाम है, वो दर्द से कराहती रही, लेकिन ना उसके पास एम्बुलेंस पहुंची, ना डॉक्टर्स, उसके पास कोई चारा नहीं था। उसके परिवार वाले प्रसव पीड़ा में करते तो क्या करते, क्योंकि अस्पताल ही नहीं। इस तरह अस्पताल जाने के लिए मजबूर हो गए, बैलगाड़ी निकाल ली। गांव से 7 किलोमीटर दूरी पर था अस्पताल, जहां तक पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लगा। 3 घंटे का। सुनिए परिवार वाले क्या कह रहे हैं। हेलो, हाँ सर, कह रहे हैं कि तुम मरीज कहाँ लेके भटूरी आओगे, छानी आओगे? सर मरीज बैलगाड़ी से भटूरी तक पहुंचा रहे हैं, आपकी गाड़ी तो यहाँ तक आ नहीं पाएगी। बैलगाड़ी से छानी में दिक्कत है ना सर, वो रास्ता ज्यादा गड़बड़ है ये वाली, और भटूरी वाली थोड़ा सा ठीक है कि वहाँ छानी में बैलगाड़ी फंस जाएगी छानी ले जाते समय।
तो इधर भटरी से लेके आ रहे हैं बैलगाड़ी से? भाई भटरी से सिसोला से कहा ना, भटरी तक रोड खराब है। वो सर सोच रहे थे कि छानी तक तुम लेके आ जाते, छानी से जो है हम इधर छानी आ जाते। बैलगाड़ी नहीं पहुंच पाएगी सर छानी। चलो ठीक है, लाओ भटरी लो आपका। तो भटरी के आगे आप प्रयास करिए कि जहाँ तक गाड़ी आपकी आ जाए वहाँ तक ले आइए। आप वहाँ से निकलिए, गाड़ी के चक्कर में न पड़िए, ठीक है? गाड़ी आ रही है इधर से, आप उधर से निकलिए। अच्छा। हाँ, गाड़ी यहाँ से मौदा से आ रही है। अच्छा। टाइम ज्यादा ना वेस्ट करना हो तो सबसे उत्तम है कि जो तुम्हारे पास साधन है बैठाओ, मरीज को लेके आओ। सर यहाँ कच्ची रास्ता है ना, तो बैलगाड़ी के अलावा कोई साधन, ट्रैक्टर तो निकल नहीं पा रहा। ट्रैक्टर तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम बैलगाड़ी में बैठाओ। जी सर। और अपना मरीज भटरी लेके आओ। जी सर। और उधर से गाड़ी आ रही है, पता चला कि तुम भटरी भी ना आ पाओ, फिर कहोगे गाड़ी लेके आओ, तो टाइम तुम्हारा खराब होगा, हमारा नहीं खराब होगा। ठीक है सर, हम बैलगाड़ी में लेके आ रहे हैं सर। ठीक है। सुना आपने? सवाल ये कि आखिर हम किस विकास के मुकाम तक पहुंचे हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी बनती है? आप सोचिए जरा। यहां से राजेंद्र सिंह राजपूत सपा के सांसद हैं, जबकि मनोज प्रजापति बीजेपी के विधायक हैं। आखिर ये दोनों जनप्रतिनिधि कहां पर हैं? और सवाल यह भी कि आखिर सरकार कहां है? इसके लिए आखिर कौन अधिकारी जिम्मेदार है जिसने यहां के हालात को लखनऊ की सरकार तक नहीं पहुंचाया? और अगर पहुंचाया है तो सरकार अब तक आंखें बंद क्यों किए हुए है? सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि योगी सरकार ने यूपी में सड़कों का जाल बिछाया। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पर अब गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती हैं। शहर शहर, गांव गांव तक सड़कें बनाई गई हैं। घंटों का सफर आप मिनटों में तय करते हैं। और 2 दर्जन से ज्यादा भव्य एयरपोर्ट बना दिए, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, यानी चालू है। बावजूद इसके दर्शकों, यह तस्वीर आती है जो हमें झकझोरती है, प्रशासन पर सवाल उठाती है, सरकार के शासन पर उंगली उठाती है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में बहुत बड़ी बाधा है। वो सपने को तोड़ती है और इसलिए विपक्ष हमलावर है। अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस हमला कर रही है। कांग्रेस ने तो अपने पोस्ट में लिखा है, ये डबल इंजन का खोखला विकास मॉडल है। महिला को बैलगाड़ी पर अस्पताल ले जाना पड़ा। सीएम दावा करते हैं कि हेल्थ सिस्टम चाक चौबंद है, लेकिन हकीकत सबके सामने है जो शर्मनाक है। अखिलेश कहते हैं बीजेपी ने एम्बुलेंस की बुल एंस करा दिया है। यूपी में एम्बुलेंस की जगह बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बैलगाड़ी से खींचेगी? मौदाह प्रखंड की एक लौती कहानी नहीं है। यहां के लोग ऐसी दलदली रास्ते पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं और बरसात में गांव का जिले से संपर्क टूटता है, जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता है। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, प्रशासन के अधिकारी आते हैं, दावा करते हैं, लेकिन हकीकत आज आपके सामने है। और आज अधिकारियों से भी बात की, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। कि मौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत छानी में एक मजरा है परसदाह, जहाँ पे आवागमन के लिए सड़क की असुविधा है, सड़क की आवश्यकता है। इसके संबंध में जांच कराई गई और खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसको कार्य योजना में ले लिया गया है और इस सड़क पर मिट्टी का काम बारिश के पहले कराया गया था। बारिश समाप्त होने के बाद पक्का काम कराने के लिए कार्य योजना में शामिल किया गया है और अभी वहाँ बारिश के नाते कीचड़ वगैरह है। जैसे ही कीचड़ समाप्त होगा उसमें पक्का काम आरंभ कर दिया जाएगा। और अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और ये खबर रूस से आई है। दर्शकों, रूस ने पूरी तैयारी कर ली है और एक अदृश्य परमाणु मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया है, दावा किया जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं कैसी तैयारी की गई है। 32 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, लेकिन इस जंग के बीच रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं रूस ने यह ऐलान कैसे किया। ये आप देखिए, न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है। फुल फ्रेम दिखाइए। यह ऐसी मिसाइल है जिसको कोई भी रडार पकड़ नहीं पाया, ये रूस की तरफ से दावा किया गया है। और दर्शकों, इसकी वजह से अमेरिका टेंशन में आ गया है। लेकिन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ऐसा, दिखाता हूं मैं आपको। क्योंकि पुतिन ने दुनिया को अपना दम दिखाया, वो भी आर्मी की यूनिफॉर्म में, और इसलिए संदेश दिया है दुनिया को कि रूस किसी के दबाव में, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, झुकने वाला नहीं है।
अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं, ये है ब्योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल और इसको बताया, दिखाया, इसके पहले भी परीक्षण किया था दर्शकों, और दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने कई मिसाइल्स बना लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ब्योरवेस्टनिक इसकी टेस्टिंग की है और इसकी वजह से दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप भी बेचैन हो गए क्योंकि रूस ने सीधा संदेश दे दिया। रूस और यूक्रेन के बीच 1080 दिनों से युद्ध जारी है। दुनिया उस युद्ध को रोकने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस वॉर के बीच में ही रूस ने दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दिया, जिसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। पुतिन ने खुद दुनिया को यह जानकारी दी। खास बात तो ये कि जब पुतिन इस सफलता का राज खोल रहे थे, तब पुतिन आर्मी की वर्दी में थे। रूस के इस ऐलान से ट्रंप बेचैन हो गए हैं। बेचैनी इसलिए है क्योंकि रूसी मिसाइल की रडार में पूरा का पूरा अमेरिका है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, पुतिन और रूस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो दुनिया को क्यों चौंका रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चौंका रहा है, आइए बताते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस बीच रूस ने बड़ा कारनामा कर दिया है दर्शकों। खबर है सबसे खतरनाक मिसाइल रूस ने बना ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात की घोषणा की और इसका नाम है ब्योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल। न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग सफल रही है। दावा ये 14,000 किलोमीटर की रेंज है और 15 घंटे इसने उड़ान भरी है, यानी पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी। दावा ये कि इसकी रेंज असीमित है, कोई रेंज ही नहीं है। ये महीनों तक आसमान में रह सकती है। उड़ान के दौरान किसी देश ने इसे डिटेक्ट भी नहीं किया है दर्शकों, यानी ये अदृश्य मिसाइल दुनिया की नजरों से ओझल रही। दावा है रूस का। रूस ने इसे सबसे ताकतवर मिसाइल बताया है और पुतिन ने कहा किसी देश के पास ऐसी मिसाइल है ही नहीं। यह हथियार परमाणु इंजन से संचालित होता है। इससे दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियार ले जाए जा सकते हैं और रूस के इस ऐलान से अमेरिका में खलबली मच गई है। आपको बता दें, ट्रंप ने पुतिन को मिसाइल के बजाय युद्ध रोकने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल टेस्ट को गलत बताया है। ट्रंप की बेचैनी इस बात को लेकर भी है दर्शकों कि इस क्रूज मिसाइल के रडार पर अमेरिका भी है और इसलिए व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। दुनिया में किसी भी देश के पास ब्योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल जैसी कोई चीज नहीं है जिसकी मारक क्षमता असीमित है। ब्योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो परमाणु इंजन से संचालित होता है और जिसकी मारक क्षमता असीमित है। उन्हें युद्ध खत्म करना चाहिए। यह जंग जो एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, अब अपने चौथे साल में जा रही मिसाइलें टेस्ट करने की जगह उन्हें ये काम करना चाहिए। आज का सूत्र आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि आज अगर आप उदास हैं तो ये लिख लीजिए। गिरने से डरना नहीं, हर बार उठना सीख। हार जीत का खेल है जीवन, अनुभवों को लिख। हिम्मत हो अगर दिल में, पहाड़ भी झुक जाएगा। जो खुद पर रखे भरोसा, समय भी रुक जाएगा। सपनों को हकीकत कर, मेहनत की मशाल जलाओ। हर रुकावट से लड़कर अपनी मंजिल पाओ। जीवन है गुरु, हर पल सिखाए। जो सीखेगा वही आगे बढ़ पाए। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH